आज हम लोग बातें करेंगे इनकम इनइक्वालिटी के बारे में, यानी कंसेप्ट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था पावर्टी, और पावर्टी में दो तरह की पावर्टी पढ़े थे, एक एब्सोल्यूट पावर्टी और दूसरा था रिलेटिव पावर्टी। रिलेटिव पावर्टी आय वर्गों के बीच असमानता की बात करता है, वही बातें इनकम इनइक्वालिटी भी करता है। तो इस लेक्चर में हम लोग इनकम इनइक्वालिटी क्या है ये समझेंगे, साथ ही इसको मेजरमेंट करने वाले जो तरीके हैं उन तरीकों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, और ये भी जानेंगे कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। इनकम इनइक्वालिटी कहे तो लैक ऑफ अनइक्वल एक्सेस ऑफ बेसिक नीड्स। हम लोग इसके पहले पॉवर्टी में पढ़े थे एक्सेस ऑफ बेसिक नीड, फूड, न्यूट्रिशन, शेल्टर, एजुकेशन, ये सब। लेकिन अब ये इसका एक्सेस करे यानी इसको प्राप्त करे वो भी अनइक्वल रूप से, असमान रूप से, किसी को ज्यादा मिल जाए और किसी को कम मिले। तो ऐसी परिस्थिति में आय की असमानता बढ़ते जाती है। आय की असमानता किसी व्यक्तियों के समूह या आबादी के समूहों या देशों के बीच आर्थिक स्तर को दर्शाता है। यानी आर्थिक असमानता जो है आय के रूप में अर्थशास्त्र में अधिक अध्ययन किया जाता है। इसको धन की असमानता भी कहते हैं, या धन के अंतर को भी यह प्रदर्शित करता है, और लंबी अवधि के दौरान भी आय और धन के परिवर्तनों को भी यह संदर्भित करता है, यानी बताता है कि कैसे लोगों के बीच जो आय की डिस्ट्रीब्यूशन है यानी वितरण है वह असमान है। इसको क्यूमुलेटिव इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी समझा जा सकता है कि जो गरीब लोग हैं, सपोज कि देश के जो गरीब 1% जनसंख्या है, तो उनके पास जीडीपी का यानी कि टोटल वेल्थ का 1% भी उनके पास होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक रिपोर्ट आई थी, विश्व असमानता रिपोर्ट, पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा तैयार किया गया। उन्होंने अध्ययन किया कि 1980 से 2016 के बीच लगभग 36 वर्षों के वैश्विक आंकड़ों के आधार बनाकर ये अध्ययन हुआ है। उसके अनुसार भारत के शीर्ष 1% अमीरों के पास, जो धनी लोग हैं, उनके पास राष्ट्रीय आय की 22% हिस्सेदारी थी, और शीर्ष 10% अमीरों के पास 56% हिस्सेदारी थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि यदि 10% गरीब जनता है, 10% गरीब पॉपुलेशन है, पुअर पॉपुलेशन है, तो उनके पास जीडीपी का 10% इनकम भी होना चाहिए, यानी जीडीपी का 10% हिस्सा भी इन्हीं के पास होना चाहिए। तो हम कहेंगे इनकम इक्वालिटी है, न कि इनकम इनइक्वालिटी। लेकिन ऐसा वास्तविक दुनिया में संभव नहीं। आगे हम और अभी देखते चलेंगे। इसको मेजर करने के दो मुख्य तरीके हैं, एक है लॉरेंज कर्व और दूसरा है गिनी कोफिशिएंट। लॉरेंज कर्व क्या बताता है? द मोस्ट सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इनइक्वालिटी इज कॉल्ड लॉरेंज कर्व। टू ड्रा लॉरेंज कर्व वी टेक द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। एक तरफ हम जो जनसंख्या है उसकी संचयी प्रतिशत ले लेंगे, दूसरी तरफ हम उनके संचयी आय को ले लेंगे। अब दोनों में तुलना करके देखेंगे, यदि बराबर मात्रा से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इनकम का, तब वहां पर इनइक्वालिटी नहीं रहेगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो उसको इनकम इनइक्वालिटी कहेंगे। यह कॉन्सेप्ट मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा 1905 में डेवलप किया गया। तो आइए देखते हैं लॉरेंज कर्व, यानी कि जो लॉरेंज कर्व है वो कैसे दिखता है, और उस पर कैसे हम ये समझ पाएंगे कि किसी देश में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हुआ है। यहाँ दिखाया गया है, इसमें लॉरेंज जो कर्व है वो है ये वाला हिस्सा, ये जो ऐसा गया है इसको लॉरेंज कर्व कहते हैं। इसके साथ ही
लॉरेंज कर्व पर ध्यान देने से पहले हम ये देखेंगे कि इस ग्राफ में क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं। इधर ओ एक्स एक्सिस पर, यानी ओ एक्स एक्सिस पर आपको क्या दिखाया गया है, पॉपुलेशन फ्रॉम पुअरेस्ट टू रिचेस्ट, फ्रॉम पुअरेस्ट टू रिचेस्ट, पॉपुलेशन फ्रॉम पुअरेस्ट टू रिचेस्ट। दूसरी तरफ इधर वर्टिकल एक्सिस पे आपको क्या दिखाया गया है, नेशनल इनकम, यानी कि इधर एक तरफ क्यूमुलेटिव आय यानी देश का आय इधर दिखाया गया, इधर जनसंख्या दिखाई गई है। तो इसी बीच आप अगर ओ से ओ डैश की तरफ ये जो लाइन दिख रही है इस पर ध्यान दें तो आपको एक चीज पता चलेगा कि इधर जब 5% जनसंख्या, इधर जब 5% इनकम ग्रुप है, तो ये 5% जनसंख्या को बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसे ही इधर 20% जो आय है या वेल्थ है देश का, वह 20% के लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम जितना प्रतिशत आय है, आय का उतने ही प्रतिशत लोगों के बीच में अगर इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो कोई भी आय की असमानता नहीं होगी। लेकिन इस लाइन पर कोई भी देश जल्दी आपको दिखाई नहीं देगा, यानी इससे बल्कि कुछ इधर। तो इधर कैसे दिखाई देगा आपको दिखाते हैं। इस ग्राफ में देश का जो 5% आय है वह किसको दिया गया है, पॉपुलेशन का जो गरीब यानी पुअरेस्ट टू रिचेस्ट लिखा हुआ है, यानी इधर पुअर है इधर और इधर हायर इनकम ग्रुप है। तो देश के 20% गरीब लोगों के पास इधर केवल 5% आय है। क्यों? क्योंकि ये 5% यहाँ बी पॉइंट पर आपको आता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर लेंगे, सपोज यहाँ 50% लोग हैं, तो 50% लोगों के पास मात्र देश का इधर मान लीजिए 15% है, 15% ही आय है। तो इस तरीके से ये जो लाइन आपका एक नया क्रिएट हो रहा है, इसको बोलते हैं लॉरेंज कर्व, यानी कि इसमें आय के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर मात्रा से नहीं किया गया है। आय का डिस्ट्रीब्यूशन यदि बराबर मात्रा पर होता तो ये जो लॉरेंज कर्व दिख रहा है आपको, ये कहाँ होता, ये सीधा इस लाइन के ऊपर होता। कहाँ पे होता? यदि आय का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर मात्रा में किया जाए, यानी जितने प्रतिशत जनसंख्या है उतना ही प्रतिशत आय उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो इस लाइन पर ही लॉरेंज कर्व होगा, जिसको कि हम क्या यहाँ पर लिखे हुए हैं, परफेक्ट इक्वलिटी लाइन, यानी लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी। इस लाइन पर पूर्ण समता रहेगी। लेकिन जैसे जैसे इस लाइन से हम लोग दूर चले जाते हैं, इसका मतलब है कि आय की असमानता और बढ़ती जाती है। इस प्रकार से ये जो लॉरेंज कर्व आपको दिखाई दे रहा है, ये जितना ही इधर जाएगा उतना ही अधिक आय की असमानता को प्रदर्शित करेगा। तो ये क्लियर हो गया कि आय की असमानता जितना ही समानता वाले लाइन के करीब होगा उतना ही कम आय की असमानता रहेगी, जितना ही इससे दूर जाएगा उतनी अधिक आय की असमानता देखने को मिलेगी। यही है लॉरेंज कर्व, यानी सी के द्वारा जो रिप्रेजेंट किया गया है, और यही नेशनल इनकम या क्यूमुलेटिव इनकम और पॉपुलेशन के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। इसके बाद है आपका एक और मेजरमेंट जो आय के असमानता को मेजर करता है, उसको बोलते हैं गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट एक स्टैटिकल मेजरमेंट है जो कि कोलोराडो गिनी के द्वारा विकसित किया गया 1912 में, और यह इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी आय की जो असमानता है या आर्थिक असमानता है उसी को नापता है या उसी का मेजरमेंट करता है। यह इसका मान 0 से 1 के बीच में होता है, या इसको प्रतिशत के रूप में निकालेंगे तो 0% से 100% के बीच में रहेगा। और जहां पर परफेक्ट इक्वालिटी यानी कि समानता होगी वो 0 प्रदर्शित करेगा उसे, और जहां पर परफेक्ट असमानता होगी उसको वहां पर
गिनी कोफिशिएंट का मान 1 होता है। अ हायर गिनी इंडेक्स इंडिकेट्स ग्रेटर इनइक्वालिटी। जैसे गिनी का वैल्यू अधिक होगा तो वह आय की अधिक असमानता को प्रदर्शित करेगा। यहाँ आपको बता दिया गया है कि आय जो भी गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू होगा, यानी 0 है तो प्रत्येक व्यक्ति एक ही आय को प्राप्त कर रहा है, एक ही यानी समान आय सबको मिल रही है, किसी को ज्यादा या किसी को कम नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि गिनी बराबर 1 हो गया तो एक ही व्यक्ति पूरी आय को प्राप्त कर रहा है, ऐसा। तो इसके बीच में जिधर वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से आप पता लगा सकते हैं किसी देश में आय की जो वितरण है वह किस तरह की है। इसको ग्राफ के भी माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। ये ग्राफ दिया हुआ है, ये करीब करीब लॉरेंज कर्व की तरह ही है, जिसमें आपको एक तरफ क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम दिखाया गया है वर्टिकल एक्सिस पे, यानी O टू Y एक्सिस पे, और O टू X एक्सिस पे आपको दिखाया गया है क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ पीपुल फ्रॉम लोवेस्ट टू हायर इनकम। इधर कम इनकम ग्रुप के पॉपुलेशन है, इधर 20%, 30%, 100% इधर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, इधर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इधर अगेन हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन ब्लैक कलर की गई है इसको लॉरेंज कर्व कहते हैं। लेकिन इसी में से आपको अब गिनी कोफिशिएंट निकालना है। तो गिनी कोफिशिएंट बराबर क्या होता है, G बराबर एरिया ए, जिसको कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। एरिया ये समता रेखा इक्वलिटी लाइन, और इधर से जो ये लाइन आई है एरिया ए डिवाइडेड A प्लस बी, यानी एरिया A प्लस बी। तो ए ये वाला हो गया और साथ में एरिया बी ये हो गया। तो यानी जो नीचे का जो हिस्सा हो गया A प्लस बी, यानी ये पूरा त्रिकोण हो गया। कौन सा त्रिकोण आपको दिखाते हैं, जो डिवाइडेड बाई हो गया, ये करीब ये एरिया और ये एरिया, ये तीनों मिला करके जो डिवीजन हुआ उसके बाद हो गया। कैसे, ये एरिया और इधर से यहाँ तक ये एरिया, ये तीनों, ये त्रिभुज का जो एरिया है वो डिवाइडेड बाई में आ गया, और जो ए वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर में रहेगा। तो इसको डिवीजन करने के बाद आपको गिनी कोफिशिएंट मिल जाएगा। यहाँ भी आप देखिएगा कि ये जो लॉरेंज कर्व गया है, लॉरेंज कर्व जितना ही उधर रहेगा, यानी लाइन ऑफ इक्वालिटी के करीब रहेगा, तो ए और प्लस बी का जो हिस्सा है उससे भाग देने पर इसकी वैल्यू कम आना शुरू हो जाएगी। यानी ए और बी का जो हिस्सा है, इसका जी का जो हिस्सा है, इसकी वैल्यू जो आएगी वो कम होगी, और जितना ही ये लॉरेंज कर्व दूर होगा उतना ही इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, ये जो कि हमको हायर इनकम इनइक्वालिटी बताएगी। यानी जी का वैल्यू 1 की तरफ जाएगा तो हायर इनकम इनइक्वालिटी, और 0 की तरफ जाएगा तो लोअर इनकम इनइक्वालिटी। इसका कोई वैल्यू आप रख के देख सकते हैं कि जैसे अगर यहाँ 10 है और ये टोटल एरिया मिला के 100 है A प्लस बी, तो भाग दीजिएगा जो वैल्यू आएगा। लेकिन यदि A यानी कि ये जो लॉरेंज कर्व ये अगर और वापस से पीछे हो जाए, यानी कि ये इसका वैल्यू अगर मान लीजिए 5 हो जाए और इसकी वैल्यू 100 ही है, तो 5/100 इज लेस देन 10/100। तो ये वैल्यू आपको यहाँ बता रहा है गिनी कोफिशिएंट, और गिनी कोफिशिएंट का मान कम होने पर इसको इनकम इनइक्वालिटी कम माना जाता है। ये रही कुछ समरी में आपको पुनः वही बातें हैं। इनइक्वालिटी एनालाइज विद द हेल्प ऑफ लॉरेंज कर्व के द्वारा भी जो है विजुअल प्रेजेंटेशन के आधार पे हम इनकम इनइक्वालिटी को समझ सकते हैं। और यह गिनी कोफिशिएंट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड समरी measure of inequality and can be used to compare inequality situation over time, areas and population group। तो ये भी आपको समझ में आ गया।
अब इसमें जो लास्ट बात ये है कि एक जो हमारे अर्थशास्त्री थे आयंगर और ब्रह्मा जो थे वो प्रथम 6 पंचवर्षीय योजना के लिए भारत में गिनी कोफिशिएंट और लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट का कैलकुलेशन किए थे, जिसमें उनका जो रिजल्ट आया कि 1950 से लेकर अगले 6 पंचवर्षीय योजना यानी 30 वर्षों के लिए कोई कमी नहीं आई थी भारत में आय की असमानता के लिए। तो ये कुछ जो प्रैक्टिकल अनुभव अर्थशास्त्रियों के द्वारा अध्ययन करने पे प्राप्त हुआ था वो आपके साथ शेयर किए। धन्यवाद।